अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इकबाल तकीशेर कोटी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं इन्हीं तमाम ऐसे ही मुद्दों के साथ में आपके सामने आता रहूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुर्बानी क्या है। कुर्बानी असल में सुन्नत इब्राहिमी है, जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर हलाल जानवर की कुर्बानी दी जाती है, जो कि शरई तौर पर भी उसका सही होना दरकार है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो एक छोटी तशरीह हुई कुर्बानी की। बड़ी तशरीह के लिए आप मेरी एक वीडियो है हज और कुर्बानी, उसको आप देख सकते हैं। उसमें आपको तफसील से बयान आपको मिल जाएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। तो वो तफसीली बयान उसमें आपको मिल जाएगा कि कुर्बानी हकीकत में क्या है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है, अल्लाह की रज़ा के लिए है, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर दी जाती है और हलाल जानवर की कुर्बानी दी जाती है जो कि हलाल है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी इकोसिस्टम का हिस्सा भी है। इकोसिस्टम जो कि पर्यावरण को संतुलित करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक हिस्सा भी है, जो कि इकोनॉमिकल कंडीशन को भी बढ़ाता है। अब इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे है? क्योंकि इतने सारे जानवर को, जो जानवर हैं उनको काटा जाता है, उनको ज़िबा किया जाता है और ज़िबा करने के साथ साथ आप देखिएगा कि हिंदुस्तान के अंदर ही करोड़ों की तादाद में हलाल जानवरों की कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर दी जाती है। अगर ये कुर्बानी एक साल ना हो तो दूसरे साल ये डबल हो जाएंगे और उसके तीसरे साल ये 3 गुना हो जाएंगे। तो इसी तरह से अगर हम ये कुर्बानी ईद उल अज़हा के मौके पर नहीं की जाती है तो इकोसिस्टम, पर्यावरण असंतुलित होने का ख़तरा भी होता है। और इससे एक ये कि ये इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि जो किसान हैं, जो हमारे और दूसरे कारोबारी लोग हैं, वो 2 साल तक एक जानवर को पालते हैं, पोसते हैं, उसको चारा खिलाते हैं और इसके इंतज़ार में होते हैं कि कब ईद उल अज़हा का मौका आए और हम इसको फ़रोख्त करें, हम इसको बेचें और इससे मुनाफा जो आए हम उससे अपने घर परिवार का भरण पोषण करें। तो इसका मतलब कि इकोनॉमिकल सिस्टम को भी ग्रोथ देता है, इकोनॉमी भी इससे ग्रोथ होती है और इससे तमाम लोग इससे कारोबार में जुड़ते हैं और वो पैसा कमाते हैं और अपने घर को चलाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो वो सब लोग ठप हो जाएंगे और उनका कारोबार नहीं चल पाएंगे, जो कि इसके आस पर ही होते हैं, ईद उल अज़हा के मौके की आस पर, तो वो नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि एक मुद्दा अभी आप देख रहे हैं और चल रहा है कि ग्रीन ईद इशू चल रहा है, जो कि आज तक किसी अल्ताफ़ हुसैन नामक व्यक्ति को, जो कि मुस्लिम है और वैगन का एक्टिविस्ट है, उसको सामने लाकर कहते हैं कि इसने 72 घंटे का उपवास किया कि ताकि ग्रीन ईद आप मनाएं, और ये नहीं चाहता कि ये कुर्बानी हो और ऐसे जानवरों का कत्ल किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनको शायद पता नहीं है कि कुर्बानी का असल मकसद है क्या। अगर वो एक बार असल मकसद कुर्बानी का जान ले तो शायद ये बात वो ना कहेंगे और ये इन बातों को इशू नहीं बनाएंगे। और दूसरा, आपने देखा है कि जी न्यूज़ एक मुद्दा उठा रहा है कि इको फ्रेंडली जब दिवाली हो सकती है, इको फ्रेंडली होली हो सकती है, तो इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है इको फ्रेंडली ईद। और अगर मैं जी न्यूज़ के उनकी DNA जिन्होंने किया है और जो बताया है कि इको फ्रेंडली ईद क्यों नहीं हो सकती, मैं सिर्फ उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगले साल हम इको फ्रेंडली ईद करते हैं, लेकिन आप उन तमाम लोगों को रोज़गार दे देना जिनका रोज़गार इससे चलता है। उन तमाम जानवरों को आप ख़रीद लेना उसी कीमत पर जो ईद उल अज़हा के मौके पर वो जानवर ख़रीदे जाते हैं, जिस कीमत पर। तो हम अगले साल इको फ्रेंडली ईद मना लेते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करना और ये सारे मुद्दे उठाना, ये किस लिए उठाए जाते हैं, ये सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि इन बातों को क्यों सामने लाया जाता है और इनको क्यों मुद्दा बनाया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीकरण की एक चाल होती है। एक तरह से एक समाज को, एक तरह से एक धर्म विशेष को एक टारगेट बनाकर ये बातें की जाती हैं, जिससे कि वोटों का ध्रुवीकरण हो और उस पर बहस व मुबाहिशा हो सके। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ इको फ्रेंडली बीफ क्यों नहीं बिकता? जैसे कि आप देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर बीफ बैन नहीं है,
गोवा है, वहाँ पर बीफ बैन नहीं है। मैं बीफ की बात कर रहा हूँ, मैं बफेलो मीट की नहीं कर रहा हूँ, मैं बीफ की बात कर रहा हूँ। जिस बीफ के नाम पर, जिस गौरक्षा के नाम पर तमाम लोगों का आज तक कत्ल हो चुका है, मॉब लिंचिंग हो चुकी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ पर बीफ बैन नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में बीफ बैन नहीं है, गोवा में भी बीफ बैन नहीं है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, पुडुचेरी है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, इन सब जगहों पर बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ पर बीफ बैन नहीं है। तो बीफ, इको फ्रेंडली बीफ कैसे लाएंगे आप? इको फ्रेंडली बीफ आप उनको खिलाइएगा, क्योंकि वहाँ की तो सरकारें भी ये कहती हैं कि ये हमारे जो जनता है उसका खाना है, हम इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन इसके ही विपरीत लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल जी एडमिनिस्ट्रेट बनकर जाते हैं। लक्षद्वीप क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो बीफ बैन करते हैं जाते ही सबसे पहले। तो ये दोगलापनी आप इतना कहाँ से लाते हो? इस दोगलेपन को कब ख़त्म करेंगे और कब सिर्फ देश के बारे में सोचेंगे? तो मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आप इको फ्रेंडली ईद चाहते हैं तो इन स्टेट्स में इको फ्रेंडली बीफ आप मुहैया कराइएगा, ताकि ये इको फ्रेंडली बीफ खा सकें। और कैसे खाएंगे ये आपको बताना है। इको फ्रेंडली बीफ ये कैसे खाएंगे? इसी तरह से मैं आपको एक बात से और आगाह करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान, मेरा भारत, बीफ एक्सपोर्ट में, मैं फिर बीफ लफ्ज कह रहा हूं कि बीफ एक्सपोर्ट में जिसके नाम पर पूरे देश में राजनीति की जाती है, पूरे देश में नफरत फैलाई जाती है गौरक्षा के नाम पर, उसी बीफ एक्सपोर्ट में मेरा भारत चौथे नंबर पर है और पूरे साल में 1.4 मिलियन टन बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये भी इको फ्रेंडली बीफ आप दूसरे देशों को भेज कर देखिएगा, शायद वो एक्सेप्ट कर लें। जैसे कि पालक बीफ, जैसे कि गाजर बीफ, जैसे कि और भी तमाम इको फ्रेंडली हो सकते हैं। तो वो बीफ भेज कर देखिएगा एक बार, फिर आप बताइएगा हमें कि इको फ्रेंडली ईद को कैसे मनाया जाए। ये सब बातें बोलने के लिए बहुत अच्छी होती हैं और इन सब बातों को मुद्दा बनाने के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिकल बात करनी है तो सभी मुद्दों के साथ बात कीजिएगा, तभी मज़ा आता है। बिल्कुल ही अगर इसी तरह से बात करनी है तो देश के जो नागरिक हैं, देश की जो जनता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो आपकी बातों को समझ रही है। आप इन बातों को क्यों कर रहे हैं और क्यों इनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो सब जानती है। तो लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इको फ्रेंडली ईद हम मना लेंगे, लेकिन उनको रोज़गार दे दीजिएगा जिन लोगों का रोज़गार चलता है इस ईद की वजह से, ईद उल अज़हा की कुर्बानी की वजह से। और वह सिर्फ मुसलमान नहीं होते, वो सभी धर्मों के लोग हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सभी लोग पालते पोसते हैं जानवरों को और फरोख्त करते हैं, बेचते हैं वो जानवरों को, और उनसे उनका भरण पोषण होता है, उनका घर चलता है। और इसी तरह से जैसे कि आपने इको फ्रेंडली बीफ एक्सपोर्ट करके आप दिखाइएगा। अब आप कितनी बातें मैं कर सकता हूँ, मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा बातें करना, ये वीडियो लंबी हो जाएगी और लोग शायद बोर हो जाएंगे। लेकिन बातें तो बहुत हैं, और भी बहुत बातें। इसके लिए आप वक्त दीजिएगा इंशाल्लाह। और मैं एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे भी इसी तरह के तमाम और भी मुद्दे आपके सामने ला सकें। मैं इकबाल तक की शेरकोटी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।